बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है शेयर एनालिसिस ऑफ OGDC। आज पहले स्टॉक की क्लोजिंग फिगर देख लेते हैं। आज स्टॉक 1,14,356 पे KSE 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई और सारे दिन एक मिक्स डे रहा, वोलेटाइल मूवमेंट रही और इंडेक्स आलमोस्ट अब अपने ऑल टाइम हाई के नज़दीक दोबारा की तरफ चल रहा है। और ईयर टू डेट जो चेंज है इसमें सिर्फ 0.67% करंटली यहाँ पे ये माइनस दिखा रहे हैं। इनके इस साल 1 जनवरी के बाद से जो इंडेक्स नीचे आ रहा था तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एंड स्लोली रिकवरी कर रहा है। तो आज थोड़ा सा OGDC को इन डेप्थ हम एक्सप्लेन करेंगे। OGDC ऑयल एंड गैस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, पेट्रोलियम कंपनीज़ के अंदर एक अच्छा बड़ा जॉइंट और जॉइंट इस तरह से भी कि इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो KSE 100 इंडेक्स के अंदर वेटेज वाइज जो कंपनीज़ हैं उनमें छठे नंबर के ऊपर OGDC का नंबर आ रहा है। OGDC सबसे ऊपर फौजी फर्टिलाइजर, देन यूनाइटेड बैंक, देन एंग्रो होल्डिंग, देन एंग्रो फर्टिलाइजर, देन मारी एनर्जीज एंड OGDC। तो OGDC छठे नंबर पे। और अगर आप इनको देखें इन शेयर्स में तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेस के ऊपर ही इंडेक्स की वेटेज है और ये डेटा स्टॉक मार्केट की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। और ये सारी वो बड़ी कंपनीज हैं जिनके अंदर बड़े ग्रुप्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं। और या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसके अंदर लाइक OGDC के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अपना काफ़ी मेजर स्टेक है। तो एक बात ज़हन में रखें कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह स्टेबल रहेगी, गवर्नमेंट रियासत की बात हो रही है और उसके एसेट्स चलेंगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह OGDC भी उसके साथ ही चलेगा। और इंडेक्स के साथ एक अच्छा कोरिलेशन, अगर इंडेक्स यानी OGDC अगर ऊपर चलता है तो इंडेक्स को भी ऊपर लेके चलता है और अगर रिवर्स होता है तो अदर वे अराउंड। इसी सेक्टर की एक और कंपनी इसकी बिल्कुल बराबर में इससे एक स्टेप ऊपर, चूँकि पहले दोनों इंटरचेंज होती हैं। मारी एनर्जीज़ का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 3.89% है और OGDC का 3.77%। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिग्निफिकेंटली हमें देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी है जो इंडेक्स के अंदर इनका हैवी वेट है। चूँकि जब भी एक तो नेचुरल, एक तो इससे मुराद क्या है कि हैवी वेट्स हैं मीन्स कि बड़ी कंपनीज, इनका मार्केट कैप इतनी बड़ी है कि इनको समझ लें हिलाने में भी, इनको डाउनग्रेड करने में भी, जेन्युइनली भी अगर फंडामेंटली भी कुछ चीज़ रॉन्ग हो भी जाए तो इट विल टेक टाइम। ये एक सच्चा बिग शिप्स हैं कि डूबते डूबते भी बहुत टाइम लगाएंगे। और दूसरा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि मार्केट फोर्सेस जो हैं जो इंडेक्स को आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करती हैं तो उनको भी इन बिग जो कंपनीज़ हैं मार्केट कैप्स की उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और ताकि इंडेक्स को ऊपर लेके आया जाए। थोड़ा सा इनके 1 मंथ के ग्राफ हमारे सामने, 1 डे का ग्राफ और OGDC का देखें तो आज एक इम्पॉर्टेंट डेट थी OGDC के शेयर के हवाले से, चूँकि उन्होंने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया हुआ था तो उसके एक्स होने की डेट थी और ये सामने आपको ये एक्स डिविडेंड नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आज बल्कि ये इस कंसेप्ट को भी हमें एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा कि हाउ मार्केट बिहेव्स, हाउ मार्केट रिएक्ट्स जब डिविडेंड अनाउंस हो रहा होता है और T+2 क्या होता है, डिविडेंड कैसे और कब ट्रांसफ़र होता है और मार्केट उसको किस तरह से बिहेव करती है और रिएक्ट करती है। तो उसको आज थोड़ा सा इन डेप्थ में इस कंसेप्ट को भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे। चूँकि सिर्फ OGDC के साथ नहीं है, जितनी भी कंपनीज हैं डिविडेंड दे रही होती हैं तो उस हवाले से डिविडेंड का इम्पैक्ट ऑन दी स्टॉक मूवमेंट उन डेट्स के नज़दीक क्या होता है, कैसे होता है, इसको आज मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और इसको थोड़ा सा फाइनेंशियल्स की तरफ अगर देख लें या बल्कि हिस्टोरिकली 6 मंथ का डेटा देखते हैं OGDC का तो 6 मंथ्स में कंटिन्यूसली लाइक स्टॉक मार्केट की रैली के साथ ही, और जिस मैं पहले मेंशन किया कि ये मार्केट के साथ ही इसका इंडेक्स के साथ चलेगा, OGDC ऊपर चलेगा तो इंडेक्स भी ऊपर चलेगा। तो अभी करंटली हमारी जो 214 रुपये की क्लोजिंग है तो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 6 मंथ के अंदर इसकी सपोर्ट मैं यहाँ पे इसको समझ रहा हूँ जो कि बन रही है 197 रुपये, यानी अराउंड 200 रुपीज़ के करीब इसकी सपोर्ट है जो कि मैं दिसंबर के अंदर नज़र आई। उस दौरान फिर एक वोलेटाइल मूवमेंट के साथ अप एंड डाउन भी चलता रहा और फिर दोबारा इसने बॉटम जब दोबारा टच किया तो वहाँ से फिर दोबारा सपोर्ट 195 के ऊपर नज़र आई और वहाँ से फिर इनके जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए और इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कर दिया तो उसके बाद फिर बढ़ते हुए 223 तक आया और फिर डिविडेंड को अवेल करने वालों ने अवेल किया, जिन्होंने सेल करना था उसको सेल किया और अभी करंटली ये 214 रुपये की प्राइस के अराउंड मूव कर रहा है। तो इट्स गुड स्टॉक, गुड कंपनी
बहुत अच्छी हैवी वेट कंपनी है और इसकी जो स्विंग ट्रेड बन रही है वो 200 से लेके 230 के अराउंड इसकी स्विंग ट्रेड नज़र आ रही है। और पी रेशियो देखें तो बड़ी अच्छी भी रेंज में पी रेशियो 5.49 आलमोस्ट 5.5 जो कि बहुत अच्छी फिगर है। मेरी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक जिन कंपनीज़ की रेशियो 5 से लेके 6 के दरमियान है करंटली दे आर अंडर वैल्यूड, उनमें अभी अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है। अगर उनके अंदर फंडामेंटली कोई बैड न्यूज़ नहीं है, कोई बैड इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उनके अंदर पोटेंशियल में बाइंग बनती है। और ये तकरीबन 6 से लेकर 9 तक आप एज्यूम कर सकते हैं। कंपनी अगर अच्छी है तो 9 तक भी उसमें इससे ऊपर भी जा सकती हैं, लेकिन वो फिर ओवर प्राइस हो जाता है स्टॉक और उसमें करेक्शन ड्यू हो जाती है, सेलिंग ड्यू हो जाती है। तो सेम और एक और चीज़ है कि पी रेशियो को हमने एक सेम सेक्टर के अंदर कंपैरिजन में देखना होता है। लाइक OGDC है, इसको आप मारी के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो मारी सेम सेक्टर की कंपनी, सेम इंडेक्स के ऊपर वेट और सेम सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैं, लेकिन एक चीज़ बड़ा फंडामेंटली डिफरेंट है कि इनकी पी रेशियो OGDC की 5.5 आ रही है और मारी की इस टाइम जो पी रेशियो है वो 10 के अराउंड या माइट भी 11 को भी टच कर गई थी जब थोड़ी सी प्राइसेस की हाइप क्रिएट कर गई थी, क्योंकि इसकी लेकिन पर आज हम OGDC के ऊपर आते हैं। मारी के ऊपर मैं अक्सर बात करता हूँ क्योंकि वो बड़ा एक अच्छा टेस्ट केस है रिसेंट 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स टेन्योर में मार्केट की मूवमेंट को समझने का कि मार्केट के अंदर क्या छोटी सी एक मिस्टेक आपको कितना पीछे ले जाती है। तो इनके थोड़ा सा फाइनेंशियल्स को हम पहले देख लेते हैं, फिर इनके डिविडेंड्स के ऊपर बात करेंगे कि डिविडेंड के हवाले से क्या है। तो फाइनेंशियल्स में सेल्स अगर देखें पिछले 5 साल को डेटा तो कंटिन्यूसली अच्छी अपसाइड है। सिर्फ ये कि करंटली स्लाइटली थोड़ा सा जो ये 2024 का डाटा क्लोज हुआ, जो कि ये जून 2024 की फिगर है, अभी जो करंट फिगर है वो थोड़ी सी सेल्स इनकी डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ हैं, जिसकी वजह और ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड शुरू हो गया 2023 से, जब इनका EPS अर्निंग पर शेयर 52 से अगले साल 48.59 होगी। और अभी जो करंट एक्सपेक्टेड EPS नज़र आ रही है अर्निंग्स पर शेयर वो अराउंड कोई 40 के करीब नज़र आ रही है। तो अर्निंग पर शेयर में कंटिन्यूसली रिसेंट उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन नज़र आ रहा है और ये आपको EPS ग्रोथ के अंदर भी यहाँ पे माइनस साइन दिखा रहा है, रेड साइन माइनस साइन है कि पिछले साल की निस्बत अर्निंग्स पर शेयर जो है उसकी ग्रोथ जो है वो रिवर्स में है, वो कम हुई है। बट सर गुड स्टॉक, पे आउट अच्छा है, हर दफ़ा कुछ ना कुछ इंटरिम डिविडेंड कैश डिविडेंड दे रहे होते हैं, तो जो लोग डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को प्रेफर करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है कि उसने डिविडेंड भी देना है, कैपिटल ग्रोथ भी आ रही होगी और किसी वजह से मार्केट डाउन हो तो ये अपने आप को रिकवर भी बहुत जल्दी करने वाली कंपनियों में रिकवरी होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है फ्री फ्लोट की होती है। फ्री फ्लोट का 15% का मतलब है कि मार्केट में सिर्फ 15% शेयर्स इनके मार्केट में फ्लोट करें। 85% शेयर जो हैं वो अभी पेरेंट कंपनी ने शेयर होल्डर्स को नहीं दिए हुए, उन्हें अपने पास ही प्रोमोटर्स ने रखे हुए हैं। तो इनके प्रोमोटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो डेफिनेटली जो अच्छी कंपनी है उनके शेयर उन्होंने होल्ड किए हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म के हवाले से तो बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। शॉर्ट टर्म में डे टू डे मूवमेंट्स इज़ अ पार्ट ऑफ दी स्टॉक मार्केट के नीचे से आप चीज़ उठाते हैं, ऊपर जाती है, करेक्शन आती है, उसको अपनी जो है प्रॉफिट को एंजॉय करते हैं और सेलिंग करते हैं। तो दिस वाज अबाउट फंडामेंटल्स बिल्कुल ठीक हैं। और अब 52 वीक्स रेंज की बात करें तो हाई से 255 बनाया था, वहाँ से अपसाइड डाउन ऑफ द ईयर 214 है, तो 40 रुपये की अभी समय इसके अंदर अपसाइड मौजूद है, जो कि नेक्स्ट रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली, जो कि रिजल्ट्स इतने इंकरेजिंग नहीं आ रहा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, बट स्टिल लुकिंग एट द पी रेशो चूँकि वो 5.45 पे है, तो इसको अराउंड 7 to 8 पे जाना चाहिए। तो जल्दी इसके अंदर आपको बाइंग नज़र आएगी जब तक कि इसकी पी रेशो यहाँ पे हमें 7+ नज़र नहीं आ जाती। तो अच्छा, इसका हमने डिविडेंड के अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर डिविडेंड के बारे में मेंशन होता है, जिसमें हमने फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर दी हाफ ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024 को जो रिज़ल्ट आए उसको हमने यहाँ पे सेव किया हुआ है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। फरवरी 28 2025 को इन्होंने अनाउंस किया कि ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट OGDC के हवाले से, यू कैन सी हियर लंदन स्टॉक एक्सचेंज, इट इज़ वन ऑफ द फ्यू कंपनीज इन पाकिस्तान जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्टेड हैं। इनकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कोई आइटम्स हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्टेड है। तो इट्स अ बिग जॉइंट, बिग कंपनी, बिग नेम। कैश डिविडेंड इन्होंने दिया है, इंटरिम डिविडेंड 4 रुपये 5 पैसे 40 पॉइंट, चूँकि डिविडेंड जो है वो मार्केट प्राइस के हवाले से डिसाइड होता है, वो पार वैल्यू जो कि 10 रुपये उसके हवाले से डिसाइड होता है। तो
तो 4.05 का मतलब है 40.5% का इन्होंने डिविडेंड दिया। इंटरिम डिविडेंड जो कि इससे पहले भी इंटरिम डिविडेंड जो दे चुके हैं 3 रुपये के, तो टोटल अभी तक ये 7 रुपये का इंटरिम डिविडेंड दे चुके हैं। तो इट्स अ गुड कंपनी जो कि इंटरिम और फाइनल डिविडेंड्स देती है। बहुत से लोग होते हैं जो डिविडेंड्स के शौकीन होते हैं, तो उनको इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो डेट्स के हवाले से आई ट्राई टू हैव अ लिटिल बिट मोर जूम ऑन इट, ताकि इस कंसेप्ट को ज़रा मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। मार्केट में कंसेप्ट था T+2। T+2 मीन्स कि जब ट्रांजैक्शन होती है, जब शेयर्स का लेन देन होता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी के में ट्रांसफ़र होती है, तो सेम डे में बुक्स के अंदर, कंपनी के बुक्स में उसका नाम एंटर नहीं हो जाए। मैं सादा ज़ुबान इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा। तो आज अगर किसी का सौदा हुआ तो उसी दिन ही कंपनी के यानी स्टॉक एक्सचेंज में तो सौदा हो गया, लेकिन कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर समझ लें कंपनी के अकाउंटेंट के पास उस इंफॉर्मेशन को आते 2 दिन लग जाते हैं। तो आज अगर 10 तारीख है, आज अगर कोई शेयर किसी ने बेचा या ख़रीदा, तो कंपनी के बुक्स में आज उसका चेंज ओवर का नाम नहीं आएगा, उसमें 2 दिन लगेंगे, 12 तारीख को जाके उसका नाम आएगा। तो इट मीन्स कि आज जिन्होंने सेल किया, अभी भी उन्होंने सेल करने के बाद भी उन्होंने शेयर सेल भी कर दिया, लेकिन कल जो 11 तारीख है उसमें अभी भी प्रीवियस ऑनर का नाम कंपनी के बुक्स में आ रहा होगा। अब ये डेट्स का क्या चक्कर है ये देख लें। जब डिविडेंड अनाउंस होता है तो गवर्नमेंट डिविडेंड अनाउंस करती है कंपनी, तो एक ख़ास डेट तक जो है वो उसने शेयर होल्डिंग के ऊपर डिविडेंड किसको मिलना है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसका नाम किस डेट को इंदराज हुआ है वो उसके मुताबिक होता है। तो यहाँ ज़रा उसको रीड कर लेते हैं। द अबव एंटाइटलमेंट मीन्स अबव डिविडेंड डिक्लेरेशन जो भी है विल बी पेड टू शेयर होल्डर्स whose names will appear in the register of member on March 11। यानी कि ये जो डिविडेंड है उसको मिलेगा जिसका नाम 11 मार्च को कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मेंशनड है। अच्छा, वो किसका होगा? जिनके पास शेयर्स ऑलरेडी उन्होंने ट्रांजेक्शन कर ली। तो आज अगर किसी के पास शेयर है और उसने सेल कर दिया, तो वो शेयर को सेल करके उसके पैसे भी इंजॉय कर लेगा और डिविडेंड भी उसको मिल जाएगा, जो कंपनी के बुक्स में अभी भी उसी का नाम बोल रहा होगा जो कि आज 10 तारीख को उसके पास शेयर था। कंपनी के पास इंफॉर्मेशन अपडेट होगी 12 तारीख को, और कंपनी ये कह रही है T+2 बनते हैं 12, और कंपनी ये कह रही है कि कंपनी की पॉलिसी ये है कि 11 मार्च तक जिनका नाम रजिस्टर में होगा उनको डिविडेंड मिलेगा। तो आज वो लोग जिन्होंने जो स्मार्ट प्ले करना चाह रहे थे, इन्होंने स्मार्ट प्ले किया और अपना शेयर सेल भी कर दिया और साथ ही साथ डिविडेंड को भी इंजॉय कर लिया। और चूँकि होता है कि जब मार्केट डिविडेंड के हवाले से रिएक्ट करती है, तो जब डिविडेंड आने वाला होता है तो लोग उस शेयर को जो ही डिविडेंड यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस होते हैं तो लोग जो है उस शेयर की तरफ चलते हैं। कुछ लोग जिनको इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है वो पहले से रैली का पार्ट बन जाते हैं, फिर जब डिविडेंड अनाउंस होता है तो और लोग जिनको पब्लिकली इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो फिर उस कंपनी में को शेयर को बाय करते हैं कि हम डिविडेंड को एंजॉय करेंगे। और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिविडेंड की जो एक्स डेट है लाइक 11 है, तब ये इस डेट जो है इससे एक दिन पहले 10 तारीख है आज, तो ये सेलिंग डेट बनती है। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर इससे भी 3-4-5 दिन पहले ही सेलिंग करके बाहर हो जाते हैं। और अगर हम यानी एक OGDC के सिर्फ हवाले से नहीं जनरली बात करें तो 11 तारीख को एक्स होने का मतलब ये अगर अच्छा डिविडेंड दिया हो तो बहुत सारे लोग हैं जो यकम या उससे भी पहले यानी फरवरी की खैर उन्होंने अनाउंस ही 28 को किया, तो 28 के बाद इसके अंदर बाइंग करेंगे और 10 तारीख आने से पहले ही 5 तारीख को 6 तारीख को 7 तक मैक्सिमम उसके अंदर से सेलिंग करके निकल जाएंगे। क्योंकि जो ही ये 10 तारीख के बाद इसका वो डेट एक्स क्लोज होगी, एकदम शेयर की प्राइस में एक शार्प डिक्लाइन आएगा। जो मैं यहाँ से आपको जो बात कर रहा हूँ इसको थोड़ा सा मैं ग्राफ्स के साथ भी कोरिलेट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। देखें ये डेट्स आप चेक करें, यहाँ पे डेट्स हमें नज़र आ रही हैं कि 28 फरवरी को कंपनी ने अपनी जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में डिविडेंड के बारे में अनाउंस किया। उस टाइम प्राइस थी 212 रुपये। तो जब ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अनाउंस हुई, वेबसाइट पे आई, सब चीज़ों में एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन बन गई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन की बजाय, तो वहाँ से शेयर ने एकदम जो ना ये अपसाइड ली। ये और कुछ नहीं था कि जिनको पता चला कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और इसने हमें डिविडेंड देना है 4 रुपये का। अब देखिए इन्होंने 212 रुपये के ऊपर जिसने बाई किया कि और डिविडेंड कितना मिलना है 4 रुपये। जो स्मार्ट इन्वेस्टर था उस रैली का पार्ट हुआ, उसने यहाँ पे बाइंग की और ऊपर जाके 222 और हाई इसने बनाया 223, जो कि डेट हमें नज़र आ रही है 7 तारीख। जो भी पहले मैंने अपनी कमेंट्री में भी मेंशन की, बेशक वीडियो को रिवर्स करके भी चेक करें, तो 7 तारीख है ये क्लोजिंग से 3-4-5 दिन पहले तक। तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने 11 रुपये की अपसाइड ले ली।
यानी जिसने 212 रुपये ख़रीदा था, उसने ऊपर जाके 223 तक रेट चला गया, यहाँ से उसने सेलिंग कर दिया, माइट भी 222 के ऊपर से ही सेलिंग शुरू कर दी और 2-3 स्टेप्स में अपने सौदे को निकाल दिया, 10 रुपये का प्रॉफिट उसने अंदर कर लिया। हम उसकी निस्बत एक ऐसा बंदा जो कि नहीं कि मैं डिविडेंड को अवेल करूंगा, उन्होंने यहाँ तक इसको अवेल किया तो 4 रुपये आज सपोज अभी भी उन्होंने सेल नहीं किया तो उन्होंने 4 रुपये का प्रॉफिट तो अंदर कर लिया, डिविडेंड की बात कर रहा हूँ, लेकिन साथ ही उनके शेयर प्राइस के अंदर भी डिक्लाइन आ गया और 10 रुपये, और उस शेयर का डिक्लाइन कितना है वो ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ हमें जो है वो वहाँ से नज़र आ रहा है। 222-23 की जो फिगर है 214। तो जो स्मार्ट प्ले ये है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल और जो एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स हैं और जो डे टू डे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके लिए कि वो यहाँ से 12 से उठाएंगे और ऊपर जाके 22-23 पे सेल कर देंगे और डिविडेंड को अवेल नहीं करेंगे। क्यों? उन्होंने प्राइस मूवमेंट के अंदर ही वहाँ से 10-11 रुपये अवेल कर लिए। और एक दूसरा इन्वेस्टर ऐसा है कि जिसने डिविडेंड जो है उसको अवेल किया और साथ लेकिन प्राइस के अंदर डिक्लाइन दे के 10 रुपये की प्राइस के अंदर डिक्लाइन आ गया और 4 रुपये अगर डिविडेंड मिल भी गया तो 4.5 रुपये 5 रुपये का उसने माइनस ले लिया। और उसमें एक और कैटेगरी भी है कि जो डिविडेंड भी दे लिया और शेयर भी सेल कर दे, वो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं जिन्होंने आज 10 तारीख को इसको सेल कर दिया। आज की डेट में अगर माइट भी और ना नीचे चला जाए और लेकिन डिविडेंड भी यानी शेयर को सेल भी कर दिया है और डिविडेंड भी अवेल कर लिया। तो थोड़ा सा ये डेट्स के हवाले से टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन ये है कि चूँकि आप पास वीडियो मौजूद है इसको दोबारा आप थोड़ा सा रिवाइंड करके जो मैंने लास्ट 5-10 मिनट में 10 मिनट का टोटल वीडियो की लेंथ होती है, जो लास्ट 2-3 मिनट में मैंने बात की है इसको आप देखिएगा तो आपको डिविडेंड, इसका कंसेप्ट, इसकी मूवमेंट, इसका इम्पैक्ट होपफुली काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। कमिंग बैक टू अवर फंडामेंटल्स के इसमें इनकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे तो फाइनेंशियल सेक्शन के अंदर हमने चेक कर लिया। तो 6 मंथ एंडेड 31 दिसंबर 2024 और 23 का कंपैरिजन अगर हमारे सामने, चूँकि 6 मंथ्स का है तो हम उसको प्रेफर करेंगे। तो जो पिछले साल के 6 महीने थे, 2023 की जुलाई से लेकर दिसंबर तक का पीरियड था, इसमें अर्निंग पर शेयर 28 रुपये थी, जो कि इस साल कम होके 19 रुपये रहेगी। तो सेल्स में के अंदर अर्निंग्स पर शेयर के अंदर थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड नज़र आ रहा है लास्ट ईयर की निस्बत। हालांकि इन्फ्लेशन भी है, चीज़ें ऊपर जाती है, बट स्टिल कंपनी की मामलात में देख लें 235 का जो मिलियंस की फिगर थी वो 206 मिलियन पे सेल्स आ गई। रॉयल्टी की अमाउंट जो है वो करस्पॉन्डिंगली डेफिनेटली फिर इनको कम पे करनी पड़ रही है। ग्रॉस प्रॉफिट को अगर हम देखें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की बजाय हम सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की हद तक रहेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबी भी ना हो, बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में। तो 146 का जो ग्रॉस प्रॉफिट था बिलियन का वो 127 एज़ कम्पेयर टू करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ दी सेम करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द लास्ट ईयर। और जो नेट इनकम थी, जो नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर 6 मंथ है 123 मिलियन था, जो कि अब लेस होकर 82 मिलियन रह गया है। तो उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर नीचे आ रही है, बट स्टिल चूँकि अर्निंग पर शेयर को मार्केट प्राइस के साथ ही कोरिलेट करके पीई रेशियो को कैलकुलेट करते हैं और उसकी बेस के ऊपर डिसीजन होता है। जो पीई रेशियो इतनी ज़बरदस्त रेशियो है चूँकि इसमें दोनों चीज़ होती है, कंपनी का फंडामेंटल जो इंटरनल बहुत सारी न्यूज़ हैं, सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, सारी चीज़ों को एक जिसे कहते हैं दरिया कूज़े बंद करना, वो अर्निंग पर शेयर के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और जब उसको मार्केट सेंटीमेंट मीन मार्केट प्राइस के साथ को रिलेट करते हैं तो देयर वी गेट पीई रेशियो। पीई रेशियो में दो चीज़ होती हैं, प्राइस जो मार्केट सेंटीमेंट है, मार्केट की जो प्राइस है, मार्केट आपके शेयर को किस लेवल पे देखती है, और इंटरनल न्यूज़ क्या है, तो दोनों का जो एक कोरिलेशन है वो मिला के हमें पीई रेशियो में आता है। और पीई रेशियो 5 से लेकर 9 तक जो होती है वो बहुत आइडियल होती है। 9 से ऊपर जाएगी तो शेयर जो है ओवर प्राइस्ड हो रहा होगा, उसमें करेक्शन आ सकती है, रिवर्स लग सकता है। बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छा शेयर है, लेकिन उसकी पी रेशियो ऊपर है, वो ओवर प्राइस हो चुका है, तो वो उस पर बाइक नहीं बनती है। और जिन्होंने ऊपर बाई किया होता है तो फिर वो वेट करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ मारी की, कि मारी की में कन्फ्यूजन की वजह से लोगों ने उसको 900 रुपये बाई किया, जिसकी पी रेशियो उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऊपर, कोई माइट भी 15 के ऊपर चली गई हो, तो अभी भी रिवर्स हो के स्टिल चूँकि पी रेशियो अभी 11 पे है, तो इसलिए मार्केट अभी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही जब तक कि वो अपनी रेंज में नहीं आता। और वो रेंज बहुत ख़तरनाक फिगर है कि वो जो पी रेशियो के मुताबिक जो वैल्यूएशन मारी की बन रही है वो तो कोई 400 के अराउंड या 450 मैक्सिमम बन रही है। तो दो लोग अभी भी उस ओपिनियन में कि दोबारा जाएगा 900 पर जाएगा, गॉड नोस कब जाएगा। तो अर्निंग्स पर शेयर के हवाले से कंपैरिजन में करें तो OGDC
सेम सेक्टर का एक अच्छा शेयर और हमें अभी भी पीई रेशियो के अंदर अच्छा उसके अंदर मिल रहा है। 5.5 की पीई रेशियो अपने स्टॉक मार्केट की साइड के ऊपर है। बाकी बैलेंस शीट को हमने बड़ी डेप्थ में फंडामेंटली नोट बिग चेंज लास्ट ईयर की तरह के मामला हैं, चूँकि अर्निंग्स थोड़ी सी डाउन हुई हैं, उसके इम्पैक्ट की वजह से इनके रिजर्व्स के अंदर चेंज आई है। अदरवाइज देयर इज़ नो नॉट अ बिग चेंज। रूटीन के मामला हैं, रूटीन के बिजनेस है, बिजनेस एज यूजुअल जिसे कह सकते हैं। जस्ट जो डिफरेंस थोड़ा सा आया है वो इनकी रिजर्व्स के अंदर जो ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी के कम होने की वजह से वो आया। बाकी कैपिटल शेयर होल्डिंग और एसेट्स बेस के अंदर कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। तो बाकी आप डेप्थ में इसको स्टडी करना चाहें तो स्टॉक मार्केट की वेबसाइट के ऊपर इनके फाइनेंशियल्स मौजूद हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट OGTC। तो फाइनली समरी के तौर पे अच्छा शेयर है, इसके अंदर इन्वेस्ट करें, अभी भी अच्छा बाइंग टाइम है। हमारी प्रॉब्लम ये इन्वेस्टर की, जब मार्केट डिक्लाइन होती है तो उस टाइम हम जो है ना साइड लाइन हो जाते हैं, और जब मार्केट रैली चलती है और रैली फिर और जब भी रैली आएगी OGTC के अंदर भी उसी का पार्ट बनेगा और इतना शार्प अपसाइड आएगा कि इन्वेस्टर को समझने का मौका नहीं मिलेगा। लाइक यू कैन सी, अगर हम इसको 1 ईयर के ग्राफ में देखें तो देखें इस तरह ये अब जिसने यहाँ पे बाई किया हुआ है, अब जो सोच ही रहा होगा मैं इसको कहीं वापस ना आ जाए, वो स्ट्रेट अप साइड बना के देखें। इसकी हिस्ट्री देखें कि जब इसने चलना शुरू किया तो बिल्कुल स्ट्रेट इसके अंदर चला है, फिर हल्का सा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया। तो ये थोड़ा नीचे आना मार्केट करेक्शन के लिए होता है और इन्वेस्टर्स से स्टॉक को वापस लेके दोबारा सस्ता बाइंग करके उसके ऊपर लेके जाना होता है। तो इसको होल्ड करें अगर आपके पास है, पैनिक सेलिंग बिल्कुल ना करें, और अगर इन्वेस्टमेंट की अभी गुंजाइश है तो इसको एक्यूमुलेट करें। और अगर स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से भी अच्छा ऑप्शन है कि बोथ हैंड्स पे रहें, 50% लिक्विडिटी में रखें, 50% आप इक्विटी में रहें, ऊपर जाए तो सेल करें, दोबारा नीचे आए तो बाय करें और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते रहें। और स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए को। और आई ऑलवेज वेलकम दी सजेशंस और इवन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, चूँकि एक ओपिनियन होता है, एनालिस्ट तो अपना एक ओपिनियन दे रहा होता है और बेस्ड ऑन फंडामेंटल जो न्यूज़ इन्फॉर्मेशन में सामने नज़र आ रही है। देर आर डेफिनेटली इंटरनल न्यूज़ होती हैं, र्यूमर्स होते हैं, जिसकी बेस के ऊपर मैं बात नहीं करता जब तक वो चीज़ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑन दी वेबसाइट ना आ जाए। तो उसके थोड़ा सा ड्रॉबैक भी बन जाता है। तो माइट भी एक बंदा कहेगा ये अगले साल को देखें या अगले पीरियड को देखें, लेकिन वो र्यूमर्स होते हैं, जब तक डॉक्यूमेंटेड फिगर ना हो। हम फाइनेंस बैकग्राउंड के लोग, हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वी आर सपोज टू टॉक ओनली ऑन द फंडामेंटल्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स, नोट ऑन द अजम्पशंस, नोट ऑन द र्यूमर्स।